न्याय परिषद का बिल है, इसको रेगुलेटरी काउंसिल कहते हैं, रेगुलेशन करना है। दूसरे में है गुणवत्ता, इसमें एग्रीगेटेशन काउंसिल है, जो पहले नैक आपको नैक की जो टीम आती थी, जो यूनिवर्सिटीज को A++ B++ ग्रांट करते थे, उसके क्राइटेरिया के आधार पे, नेक के साथ क्वालिटी थे उसके आधार पे। तीसरा है मानक परिषद या स्टैंडर्ड काउंसिल, मतलब ये बिल तय करेगा कि आपके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई के तौर तरीके, उसका स्टैंडर्ड, उस नियम को ये तय करेगा। उसके बाद छठा जो चैप्टर है वो प्रोविजन है कि क्या क्या डिग्री आपको मिलनी है और इसके चेयरपर्सन, इसके अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। और सातवां बिल है कंट्रावेक्शन पेनाल्टीज एंड एडजस्टेशन, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मिनिमम कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो 2 करोड़ रुपए का पेनाल्टीज है, कम से कम 2 करोड़ का, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जो पहले इस तरह की बातें नहीं थी। तीसरा नेक्स्ट है 8वां चैप्टर फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें फंड के बारे में व्यवस्था की गई है, बजट कैसे होगा, ऑडिट क्या होगा। हम आपको बता दें कि पहले भारत में यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए फंड के मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको हर यूनिवर्सिटीज के उसके आधार पे, नैक के टीम के आधार पे पैसा देती थी। हर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की सैलरी थी, स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, विशेष सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके आधार पे पैसा मिलता था। इसके बाद मिसलेनियस है, नेक्स्ट है, इसमें तरह तरह के काउंसिल्स, कमीशंस के बारे में बात किया गया। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में जो बातें कही थी, उसका पहला शब्द जो है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा था कि टू इनेबल एंड एम्पावर द यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of a standard in institution for higher education or research and scientific and technical institution, and for that purpose to constitute a विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। कहने का मतलब है कि मैं भारतीय यूनिवर्सिटीज को एम्पावर करने के लिए और दूसरे हायर एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए और टीचिंग में, लर्निंग में, रिसर्च में, इनोवेशन में अचीवमेंट, एक्सेलेंट अचीव करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर दैट पर्पज टू, मतलब ये बिल हायर एजुकेशन में आप एक लाइन में समझे तो एक्सेलेंट को लाने के लिए, एक्सेलेंट मतलब बहुत वंडरफुल आइडियाज लाने के लिए हमने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नामक ये बिल लेकर आए हैं। इसका जो अगला लाइन है वो और भी इम्पोर्टेंट और फनी है, टू बिकम इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन and to promote excellence through a robust and transparent system of aggregation and autonomy, and for that matter connected therewith or incidental thereto। मतलब ये कि दूसरे पैराग्राफ में, इसी लाइन में, दूसरे तीसरे चौथे स्टैंडर्ड में ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, स्वायत्त देने के लिए, उस में एक्सेलेंस को प्रमोट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मतलब पारदर्शी सिस्टम को लाने के लिए, एग्रीगेशन और उसके ऑटोनॉमी को, स्वार्थ को मैटर करने के लिए यह बिल लाया गया। सुनने में यह बिल, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ये इस बिल की जो दूसरी कहानी है, इस बिल का ये कहना है कि हम इस बिल को इसलिए भी लेकर आए हैं कि जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए, कानूनी रूप से लागू करने के लिए हम इस बिल को लेकर आए हैं। ये बिल बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ेंगे तो इस बिल पे लंबा चर्चा होगा। जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि अब ये नैक को, अब ये यूजीसी को खत्म कर देंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म कर देंगे जो पैसा देने का है। अब ये सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो वर्तमान में राष्ट्रीय मंत्रालय है भारत सरकार का, एजुकेशन मंत्रालय, उसके हाथ में चला जाएगा और वो उसको
रेगुलेट करेगी। 3 तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एग्रीगेशन काउंसिल, ये काउंसिल जो पहले नैग करती थी उसके आधार पे, और तीसरा स्टैंडर्ड काउंसिल जो गुणवत्ता को देखेगी। यह इस बिल का जो पूरा आधार है। अब अगर पहली प्रतिक्रिया आप लें तो यूनिवर्सिटीज और मंत्रालय के बीच में एक यूजीसी नाम की संस्था थी जो पूरी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करती थी। इस बिल के आने के बाद अब यूजीसी खत्म हो जाएगा। अब सीधे यूनिवर्सिटीज और शिक्षा मंत्रालय की बात होगी। मसलन ये कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, जिस पार्टी का शिक्षा मंत्री होगा, वही सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से बात कर सकता है। बीच का कोई जो ऑटोनॉमी वाली बात थी वो अब खत्म हो गई। अब यूनिवर्सिटीज को जो ऑटोनॉमी की एक संस्था थी, जो यूजीसी की संस्था थी, यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई। अब देश का जो शिक्षा मंत्री कहेगा वही बात मानी जाएगी। यह भी कहा गया है कि यदि आप इसको नहीं करेंगे, इसके पीछे दंड का विधान है, जो मैंने बताया कि ये आपको 2 करोड़ रुपए का दंड का विधान है। किसी यूनिवर्सिटी को उसके गुणवत्ता के आधार पर उसके अस्तित्व को खत्म करना है। यहाँ तक कि किसी प्रोफेसर के अस्तित्व को भी खत्म करने की बात हो सकती है यदि वो उस बात को नहीं मानेगा। इस काउंसिल का मैं इस पे चर्चा नहीं करूँ। ये जो मुख्य बातें हैं, ये पूरे इनका जो बिल का जो मुख्य बातें हैं, इन्होंने हर कमेटी में ये कहा है कि हम एमिनेंट एक्सपर्ट को बुला करके गुणवत्ता को या कमीशंस का आइडियाज को पहचानेंगे। अब अगर इमिनेंट एक्सपर्ट हम 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, इमिनेंट एक्सपर्ट कौन हैं, यदि हम पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज के चरित्र पे आज नजर डालें तो आप ये देखिएगा कि एक बिल हमारे पास ये भी पड़ा है जो मैं आपको बता दूं। ये फ्रंट लाइन मैगजीन में इसी बिल से रिलेटेड एक बिल है जिसको फ्रंट लाइन मैगजीन ये लिखा हुआ है। देखिए, असॉल्ट ऑन एकेडमिक ऑटोनॉमी, ये फ्रंट लाइन मैगजीन का है। ये ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 का है। टी.आर. राजा लक्ष्मी इसको लिखने वाले, वो कहते हैं बाई expanding the scope for appointing non-academic chancellors and centralized control over university appointment, the draft UGC regulations 2025 pose a serious threat to both federalism and higher education system. इसी के तहत ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी के आम तौर पे अभी तक जो वाइस चांसलर्स आए हैं, विशेषकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी प्रोफेसर होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। ये बिल कहता है कि अब हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड के होंगे। यानी जो एमिनेंट वाली बात मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, एमिनेंट एक्सपर्ट, ऐसा एक्सपर्ट जो एकेडमिशियन नहीं भी होगा तब भी वो वाइस चांसलर बनेगा, तब भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके उसके एजुकेशन पर छेड़खानी कर सकता है या यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई मिलिट्री का व्यक्ति आकर के, कमांडर का व्यक्ति आकर के, बड़ा मेजर जैसा पद आकर के, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसा व्यक्ति आकर के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। ऐसा हमने स्टेट यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही आर्मी के व्यक्ति वाइस चांसलर बने थे। तो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के वाइस चांसलर बनने की बात होगी इस बिल के मानो। तो ये एमिनेंट एक्सपर्ट कहलाए। भारतीय जनता पार्टी अभी फेडरल जो पीछे से जो आईएएस बनाने का चलन पड़ा कि आईएएस परीक्षा हुए बगैर भी आप उस पद को प्राप्त लेटरल एंट्री, हाँ, ये लेटरल एंट्री का कि कोई भी व्यक्ति को हम वाइस चांसलर बना सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का जो अहर्ता है या उसके आइडियाज है, उसमें आए ना आए हम अपने आधार से थोप सकते हैं। ऐसा यह बिल कर रहा है। और एमिनेंट एक्सपर्ट का मतलब यहाँ पे यही है, कोई भी बन सकता है।